हाँ चलो, सो चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, ट्रांसफॉर्मर। तो सबसे पहले तो ट्रांसफॉर्मर, ये जो हमारी सोसाइटी के बाहर बड़े बड़े लगे हुए होते हैं वही है ट्रांसफॉर्मर। नहीं ऐसे धड़म ऐसे आवाज आती, पावर जाता है तब, तो फिर बोलते हैं ये ट्रांसफॉर्मर उड़ गया लगता है ऐसे, ओके, तो वही ट्रांसफॉर्मर है। तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर का काम क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो जब हमारे पास कम वोल्टेज है और हमें ज्यादा वोल्टेज चाहिए, ओके, तब ट्रांसफॉर्मर यूज होता है। या फिर हमारे पास ज्यादा वोल्टेज है और हमें कम वोल्टेज चाहिए तो भी ट्रांसफॉर्मर यूज होता है। मतलब कि वोल्टेज को कम या ज्यादा करने के लिए ट्रांसफॉर्मर यूज होता है। ओके, मूवी भी है बॉलीवुड की, वो भी पार्ट में 1 2 3 ऐसे, वो ट्रांसफॉर्मर्स मूवी है ना, ऑप्टिमस प्राइम, बम्बल बी, वो सब। ओके, तो बहुत पहले मैं देखता, 10 साल पहले की बात है, अभी तो एक पार्ट आ गया होगा बीच में, तब मैं लास्ट पार्ट नहीं देखा। अच्छा, वो सब अब छूट गया है, ठीक है। चलो, सो ट्रांसफॉर्मर्स मतलब क्या कि एक एनर्जी का दूसरी, मतलब एनर्जी तो है ही अपनी, लेकिन हम उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं। ओके, तो वही उसका यूज है। देखो यूज क्या है, टू इंक्रीज और डिक्रीज दी अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग सोर्स और अल्टरनेटिंग वोल्टेज, जो भी लिख दो, अल्टरनेटिंग सोर्स लिखो, अल्टरनेटिंग वोल्टेज लिखो, अल्टरनेटिंग करंट लिखो, तीनों सही है। तो इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए यूज होगा। मतलब कि मेरे पास है से, अभी हमारे घर में कितना आता है, 220 वोल्ट आता है, लेकिन तुम बोलोगे कि नहीं मुझे तो है ना 2000 वॉट चाहिए, 2000 वोल्ट, बोले कोई बात नहीं दे देंगे, तो हम ट्रांसफॉर्मर यूज करेंगे। और फिर हमारे पास ऐसा समझो कि हमारा घर वहीं पे है, कहाँ पे से, नर्मदा डैम के पास ही है, ओके, सरदार सरोवर डैम, जहां पर जनरेट होती है, तो हम सोचेंगे कि वहां से ही डायरेक्टली ले लेते हैं। ओके, तो वहां से डायरेक्टली तुम सपोज लोगे भी तो वो तो कितनी हाई पावर जनरेट होगी, तो डायरेक्ट हम ले नहीं सकते, तो उसको फिर हमें कम करना पड़ेगा। वो लोग बोलेंगे ये लो 2000 वोल्ट, बोले नहीं भाई हमारे मशीन फट जाएंगे, ओके, हम नहीं यूज कर सकते, तो उसका कम करके दो। तो वो कम करने के लिए ये डिवाइस है और ज्यादा करने के लिए भी ये डिवाइस है। ओके, सो टू इंक्रीज और डिक्रीज द अल्टरनेटिंग सोर्स वोल्टेज और करंट हम यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मर। और उसके दो टाइप है, जैसे अभी हमने यूज बोला उसी के अकॉर्डिंगली दो टाइप्स है। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। नाम से ही पता चल जाएगा। हाँ बोलो नील भाई। थोड़ा बहुत रियोस्टेट जैसा काम करेगा। हाँ ऐसा हम बोल सकते हैं, यस बोल सकते हैं। जैसे कि रेजिस्टेंस, रियोस्टेट, जैसे कि हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस है, हमें जितना रेजिस्टेंस चाहिए उतना हम सेट कर सकते हैं। तो हम कंसेप्ट वही है, हम कंसेप्ट इन द सेंस आइडियोलॉजी वही है कि हमें जितना वोल्टेज चाहिए उतना हम ले सकते हैं। यस बोल सकते हैं हम कि जितना चाहिए उतना। मेरे पास है इनपुट में 2000 वोल्ट और तुम बोलोगे नहीं मुझे तो 110 चाहिए, बोलेंगे कोई बात नहीं अपने पास है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ऐसे तो नाम से ही पता चल जाएगा क्या, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर मतलब क्या, जो तुम्हारा इनपुट वोल्टेज है उससे तुम्हें आउटपुट वोल्टेज क्या चाहिए, ज्यादा या कम, ज्यादा चाहिए, इसीलिए तो नाम है स्टेप अप। ओके, अप किया तो जो इनपुट वोल्टेज से रिक्वायरमेंट ज्यादा वोल्टेज की हो तब हम यूज करेंगे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, और इनपुट वोल्टेज से जो रिक्वायरमेंट है वो कम वोल्टेज की हो तब हम उसको डाउन कर देंगे, तो इसलिए हम बोल रहे हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर मतलब जब हमारा आउटपुट पावर और आउटपुट वोल्टेज हमें जो चाहिए वो हमें कम चाहिए और है ज्यादा, तो हम वो ज्यादा को कम कर देंगे, मतलब हमने क्या किया, स्टेप डाउन कर दिया। और हमारा आउटपुट पावर हमें ज्यादा चाहिए लेकिन इनपुट आ रहा है कम, तो हम उसको क्या कर देंगे, वो कम है उसको बढ़ा देंगे, मतलब हम कर देंगे स्टेप अप। नाम के अकॉर्डिंगली ही है। ओके डन, रटने की तो जरूरत नहीं है। स्टेप अप मतलब क्या, इनपुट से तुम और अप चले जाओ तो वो स्टेप अप हो गया, और स्टेप डाउन मतलब इनपुट से तुम नीचे चले जाओ तो वो हो जाएगा स्टेप डाउन। तो कब ऊपर जाओगे कब नीचे जाओगे, दैट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। अगर हमें ज्यादा इनपुट से भी ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो क्या यूज करेंगे, स्टेप अप यूज करेंगे, और इनपुट से कम वोल्टेज चाहिए तो हम स्टेप डाउन यूज करेंगे। डन, ओके। हाँ तो देखो स्टेप अप में हम क्या करेंगे, इनपुट से भी ज्यादा वोल्टेज हमें मिलेगा, स्टेप अप कर रहे हैं इसलिए। तो यहाँ पर वोल्टेज अगर हमारा इंक्रीज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली करंट डिक्रीज हो जाएगा। वो कैसे, अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, अगर हमारा वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है तो साइमल्टेनियसली करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब कि अगर कोई बोले कि भाई आई एम यूजिंग स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर,
तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर मतलब जितना वोल्टेज आ रहा है उससे भी वो वोल्टेज क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो वो बढ़ा रहे हैं, किससे बढ़ा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर से। तो जितना वोल्टेज आ रहा है स्टेप अप यूज कर रहे हैं, इसलिए जितना वोल्टेज है उससे वो ट्रांसफॉर्मर वो वोल्टेज को बढ़ा दे रहा है। तो वो ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को तो बढ़ा रहा है लेकिन करंट को क्या कर दे रहा है, कम कर दे रहा है। वो क्यों, अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, वोल्टेज तो बढ़ रहा है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में, लेकिन करंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और स्टेप डाउन में वोल्टेज तो कम हो रहा है लेकिन करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वो क्यों बढ़ेगा अभी हम देखेंगे। सिंपल फॉर्मूला, मतलब इन शॉर्ट वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट जो होगा ना वो सेम रहेगा। अगर वोल्टेज बढ़ रहा है और करंट कम हो रहा है तो उनका प्रोडक्ट तो फिर वैसा ही रहेगा। ओके, और अगर वोल्टेज कम हो रहा है लेकिन करंट इंक्रीज हो रहा है तो भी प्रोडक्ट तो वही रहेगा। जैसे पावर बोले तो पावर तो वही रहेगा, पावर इज वोल्टेज इनटू करंट। ओके, तो अगर ऐसा समझो कि वोल्टेज है मेरा 10 और करंट भी है मेरा 10, दोनों 10 है, तो वो मल्टीप्लीकेशन क्या आया, 100। अब मैं वोल्टेज को बढ़ा रहा हूँ, जैसे मैंने 10 से 11 कर दिया, लेकिन यहाँ पर 10 से 9 कर दिया। ओके, एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, 11 इंटू 9 तो 99 हो जाता है, लेकिन हम ऐसे ही बढ़ाएंगे या कम करेंगे जिससे वो एग्जैक्ट आए। ओके, मतलब टोटल मल्टीप्लीकेशन 100 का 100 ही रहे। डन, नहीं तो फिर हम और जैसे करंट को बढ़ा रहे हैं तो 10 से हम कर देंगे 11, 9 तो वो भी वापस 99 ही हो गया। ओके, फिर हम करेंगे से 11 से 12 और यहाँ पर कर देंगे 8, तो 12 8 जा तो 96 होता है, तो और कम हो गया। लेकिन वो तो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, करेंगे वैसे ही जैसे कि वो प्रोडक्ट है, तो मतलब एक एक कम नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पर 12 का हमने 10 का 11 किया तो यहाँ पर 10 का 9 नहीं करेंगे, 10 का 9 करेंगे तो 9 इंटू 11 तो 99 हो जाएगा। तो हम 10 का 9 नहीं करेंगे, मे बी 10 का 9.5 कर लेंगे, थोड़ा ज्यादा ही रखेंगे जैसे कि वो 100 आ जाए। समझ में आ गया। ओके, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है वो, उसकी हेल्प से हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं। किसकी हेल्प से, ट्रांसफार्मर की हेल्प से। वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है तो करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और अगर वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है तो करंट इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है हमारे पास, आइडियल ट्रांसफार्मर मतलब क्या, आइडियल एकदम बेस्ट। ओके, तो उसमें जीरो एनर्जी लॉस होता है, मतलब एनर्जी लॉस होता ही नहीं है। जितना तुमने इनपुट में दिया, ओके, मतलब कि तुमने दिया है से 110 वोल्ट और तुम्हें चाहिए 440 वोल्ट। इनपुट में कितना दिया, 110 वोल्ट, आउटपुट में कितना चाहिए, 440 वोल्ट। ओके, कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करोगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। यस, क्योंकि 110 का 440 चाहिए, तुम्हें स्टेप अप करना है। ठीक है, तुमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज किया और तुम्हें 440 मिल भी गया, कोई बीच में एनर्जी लॉस नहीं, तो वो है आइडियल ट्रांसफार्मर। ओके, आइडियल ट्रांसफार्मर, क्योंकि जितना तुम्हें करना था उतना हो गया, बंद हो गया। अब तो क्या करेंगे, अरे लो बैटरी है रे मेरे भाई, क्या डराते हो। हाँ, ओके चलो। तो अभी वो वीडियोस और वो डिलीट और भेजना भी बाकी है सबको, और अंदर है अभी, कल वापस विसर्जन के तो फिर फुल हो गया है वो पूरा। ओके, आज वही काम करेंगे। हाँ, तो स्टेप अप हमने किया, 110 से 440 कर दिया, वो एग्जैक्टली 440 हुआ, मतलब 110 से 440 हो गया, तो वो आइडियल ट्रांसफार्मर है। लेकिन आइडियल में एनर्जी लॉस क्या होता है, जीरो। लेकिन एक्चुअल जो हमारे ऐसे लगे हुए होते हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड हम जो देखे उसमें एनर्जी लॉस होते हैं, वो भी देखना है कौन कौन से एनर्जी लॉस होते हैं। तो उसमें एनर्जी लॉस होता है, मतलब यहाँ पर तुम 110 और ट्रांसफार्मर स्टेप अप यूज किया और तुमने ले आए 440 आइडियल में, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा। तो एक्चुअल में अगर तुम 110 भेज रहे हो, स्टेप अप कर रहे हो, तो 440 की जगह 430 मिला, 420 मिला, या फिर तुम्हें 440 चाहिए तो तुम्हें 110 नहीं 130 देना पड़ेगा, तब जाके 440 मिलेगा। लाइक दैट, बीच में लॉसेस होंगे। ओके, तो वही है। अभी पहले आइडियल की बात करते हैं। फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर एनर्जी लॉस क्या हो जाएगा, जीरो। एनर्जी लॉस जीरो मतलब क्या, इनपुट पावर इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर हो जाएगा, कोई लॉस नहीं। ओके, जितना दे रहे हैं उतना मिल जाएगा, स्टेप अप करके या स्टेप डाउन करके मिलेगा, लेकिन बीच में कोई लॉस नहीं है, इसलिए हम बोल रहे हैं एनर्जी लॉस इज जीरो। सो इनपुट पावर का फॉर्मूला वोल्टेज इंटू करंट, तो VI इंटू आई, और आउटपुट पावर का फॉर्मूला VO इंटू IO। अब देखो ये जो VO है वो यहाँ नीचे आ गया, तो VI बाई VO, और ये I जो है वो नीचे चला गया, तो I0 बाई II। तो अब देखो ये क्या हुआ, इंस्टेंटेनियस, मतलब इनपुट करंट, देखो इंस्टेंटेनियस बोल रहा हूँ, इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज एक दूसरे के कैसे प्रोपोर्शनल है,
इनवर्सली है, ये रहा इनपुट वोल्टेज, ये रहा इनपुट करंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां से देखो V नॉट आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट वो भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वोल्टेज एंड करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट कम हो जा रहा है, और करंट बढ़ रहा है तो वोल्टेज कम हो जा रहा है। समझ गए? तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली ही क्या हो रहा है, ये डायरेक्टली हो जा रहा है। वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा, और अगर वोल्टेज कम हो रहा है तो करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। डन? सिंपल है। ओके, अभी हम समझेंगे उसका वर्किंग, लेकिन ये मोटा मोटा था कि कैसे वर्क करता है, उसका यूज क्या है, कौन से टाइप्स है उनके, और V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। इतना समझ में आ गया? चलो अब देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो ये है अपना ट्रांसफॉर्मर। ओके, देखो सबसे पहली बात कि भाई यूज तो हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी। यूज क्या है उसका, क्या है यूज? यस, टू इंक्रीज और डिक्रीज द एसी सोर्स वोल्टेज और करंट। डन? ओके, सो वो तो हमारा यूज है, ठीक है। अब देखो ये 1 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। तो प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसफॉर्मर है हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस। याद है या भूल गए? व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस? क्या कर रहे थे हम उसमें? डेफिनेशन नहीं, लेकिन किया क्या था म्यूचुअल इंडक्टेंस में? हम उसको नजदीक लेके आते बट टच नहीं कर पाते। हाँ वो तो था, यस, वो तो एकदम स्टार्टिंग वाला। लेकिन जब हमने सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा उसके बाद म्यूचुअल इंडक्टेंस वाली थियरी पढ़ी थी, उसमें क्या किया था? सोलेनॉइड वाली। फिर हमने कपलिंग फैक्टर भी देखा था के। हाँ यस, डिफरेंट जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डिस्कस किए थे। मतलब किया क्या था हमने, ऐसा समझो एक कॉइल यहाँ है और दूसरी कॉइल यहाँ है, 2 कॉइल है। अभी 2 कॉइल है, और जैसे कि एक कॉइल यहाँ रखी हुई है और दूसरी कॉइल यहाँ रखी हुई है, तो इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो इसकी वजह से, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। अभी ये तो सिर्फ कंडक्टर है ऊपर वाला, इसमें तो कोई भी हमने करंट फ्लो नहीं करवाया, लेकिन ये जो इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इसमें से भी पास हो रहा है। ओके, तो चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स विल इंड्यूस द करंट एंड ईएमएफ। ओके, तो ये सेकेंड कॉइल में करंट इंड्यूस हो जा रहा है। ओके, इसी को बोलते थे म्यूचुअल इंडक्टेंस। ऐसे रखा था हमने, ऐसे रखा था कि ये एक कॉइल, ये दूसरी कॉइल, फिर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन कि ये यहाँ पे मैक्सिमम होगा, क्योंकि जितना फ्लक्स में चेंज हो रहा है, फ्लक्स 5 में चेंज हो रहा है 1 में, वो सारा का सारा 2 में से पास हो रहा है। लेकिन ऐसे रखेंगे तो थोड़ा कम पास होगा, और फिर हमने ऐसे रखा था तो 0 मिल रहा था। कपलिंग फैक्टर K इज इक्वल्स टू 0 आया था। हमने डिस्कस किया था कि कपलिंग वो जो K है उसकी वैल्यू 0 से 1 तक की होगी, मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। याद आया? तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल के ऊपर ये वर्क करता है। मतलब क्या कि इफ यू 2 कॉइल होगी और 2 कॉइल में से कॉइल नंबर 1 में से अगर हम करंट पास करेंगे तो वो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो अगर करंट इन कॉइल 1 चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। तो चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, जो दूसरी कॉइल है वो तो सिर्फ कॉइल है, वो तो सिर्फ एक कंडक्टर है, उसमें हमने ना बैटरी कनेक्ट की है ना कोई करंट फ्लो करवा रहे हैं, लेकिन सिर्फ फ्लक्स चेंज होने की वजह से वो कंडक्टर में, वो कॉइल में, वो सोलेनॉइड में करंट इंड्यूस हो जा रहा था। इसी को तो हम बोलते थे इंड्यूस्ड करंट। यस, ओके, तो ये करंट इंड्यूस, और उसमें करंट की वजह से जो वोल्टेज होगा उसको बोलते थे इंड्यूस्ड ईएमएफ। याद आ गया? तो वही म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल के ऊपर ये हमारा ट्रांसफॉर्मर वर्क करता है। 1 मार्क्स में पूछे तो ऐसा आंसर देना। 1 मार्क का क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पर काम करता है। मतलब 2 कॉइल, उसमें से एक में हम करंट फ्लो करवाएंगे और दूसरे में करंट ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो जाएगा, वही है म्यूचुअल इंडक्टेंस। और सेल्फ इंडक्टेंस क्या था? वो अपने ही अंदर करंट प्रोड्यूस हो जा रहा था, सेल्फ। ओके, कि भाई करंट प्रोड्यूस करवाया, करंट हमने दिया, करंट दिया तो करंट इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होने की वजह से वही जिसमें हम करंट फ्लो करवा रहे हैं उसी में इंड्यूस्ड करंट हो गया, तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जा रहा था। याद आया ना? ओके, तो वही साथ में हमने देखा था सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, फॉर्मूलाज भी डिस्कस किए थे उसके, याद है? हाँ, यस, ओके।
सो L मतलब L इज L इंटू आई, यस करेक्ट। सो देखो अभी क्या कर रहे हैं, जैसे कि सबसे पहले हमने ऐसी रेक्टेंगुलर कॉइल ली हुई है, ओके ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग समझ रहे हैं हम, ऐसी रेक्टेंगुलर कॉइल ली हुई है। ये रेक्टेंगुलर कॉइल ऐसे हम प्लेट्स जैसे ले रहे हैं, तुम ध्यान से देखो तो ऐसे होता है, मतलब कि ये ऐसी पहली लाइन, फिर वहां से थोड़ा छोड़ के ये दूसरी प्लेट, फिर ऐसे तीसरी प्लेट, वैसे बहुत सारी प्लेट्स को ऐसे इकट्ठा कर दिया। ओके जैसे कि ये तुम्हारी नोटबुक होती है वैसे ही, जैसे ये ऐसा समझो कि ये हम अपना एक पेज, ओके तो ये एक प्लेट है, फिर उसी के साथ ये दूसरा पेज, तो दूसरी प्लेट, तीसरी प्लेट, ऐसे सभी प्लेट को ऐसे साथ में कर दिया, बीच में होल है, डन। ओके ऐसे सभी प्लेट को एक ऐसे एक चीज नहीं है, ये कंटिन्यूअस नहीं है, ऐसे बहुत सारे इकट्ठा किए, ये एक है, फिर ये दूसरा लेयर, दूसरा पेज, तो ऐसे बहुत सारे पेजेस को साथ में कर दिया है। तो वैसे ही हमारा यहाँ पर बहुत सारी प्लेट साथ में रखी हुई है, वो क्यों वो भी हम आगे समझेंगे। अब देखो हो क्या रहा है, यहाँ पर हमने एक कॉइल लगा दी, ये रही पूरे टर्न्स, और ये दूसरी, और वैसे ही यहाँ पर दूसरी कॉइल लगा दी, तुम देख सकते हो यहाँ पर कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स कम है। ओके अब ये जो हमने स्टार्टिंग में लगाया, वहां से जो वो कॉइल में से जो करंट हम पास करवा रहे हैं, हम करंट पास करवा रहे हैं, बैटरी कनेक्ट करके हम करवा रहे हैं, तो वो हो जाएगा क्या, आई पी। ओके सो से आई पी मतलब क्या, पी इन द सेंस प्राइमरी, दो कॉइल है तो इनपुट वाली प्राइमरी कॉइल और आउटपुट वाली सेकेंडरी कॉइल। ओके तो प्राइमरी कॉइल का करंट आईपी, प्राइमरी कॉइल में जो वोल्टेज जो हो रहा है दैट इज जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है ईपी, और नंबर ऑफ टर्न जो है प्राइमरी कॉइल में वो है एमपी। वैसे ही सेकेंडरी कॉइल में जो करंट हमें मिलेगा, ये प्राइमरी कॉइल में करंट हम दे रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट ही है, हाँ बैटरी से कनेक्ट मतलब बैटरी नहीं, हम वोल्टेज डीसी वोल्ट सोर्स नहीं कनेक्ट करेंगे, हम अल्टरनेटिंग सोर्स यहाँ पर देंगे, अल्टरनेटिंग सोर्स में हमने अल्टरनेटिंग करंट यहाँ पर दे दिया, डन। तो अल्टरनेटिंग करंट दिया, अल्टरनेटिंग वोल्टेज दिया, तो अल्टरनेटिंग करंट होगा, और उसी के अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पर दूसरी कॉइल है सेकेंडरी कॉइल, तो सेकेंडरी कॉइल में से जो करंट हमें मिलेगा वो है IS, देन वोल्टेज है ES और नंबर ऑफ टर्न्स है NS। ओके अब क्या कर रहे हैं हम, तो हम AC वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं प्राइमरी कॉइल में, तो प्राइमरी कॉइल में अल्टरनेटिंग करंट होगा क्योंकि हम ही सप्लाई कर रहे हैं, तो अल्टरनेटिंग करंट प्राइमरी कॉइल में आ गया। ओके अभी अल्टरनेटिंग करंट प्राइमरी कॉइल में आ गया तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, तो प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। अब वही मैग्नेटिक फील्ड जो है वो, क्योंकि ये पूरा का पूरा कंडक्टर ही है हमारा, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है और फिर मैग्नेटिक फ्लक्स, ये वापस सेकेंडरी कॉइल में से भी पास होगा। ओके लाइक दिस, ये मैग्नेटिक फील्ड जैसे ऐसे टर्न्स है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस होगी, परपेंडिकुलर ऐसे परपेंडिकुलर प्रोड्यूस हुई। अब ये जो प्रोड्यूस हुई परपेंडिकुलर, वो पास होकर ये जो हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल है उसमें से पास होकर दूसरी साइड चली जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर भी फ्लक्स मिल गया। ओके हमने करंट दिया था प्राइमरी साइड में, ये तो सिर्फ टर्न्स है, मतलब ऐसे वायर्स है, लपेटे हुए वायर्स है, उसमें कोई हमने दिया कुछ नहीं है, लेकिन हमने करंट दिया यहाँ पर, हम सपोज, और हमने कौन सा करंट दिया है, अल्टरनेटिंग करंट दिया है, तो अल्टरनेटिंग करंट दिया मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली वो क्या होगा, चेंज होगा पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। सो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में करंट चेंज हो जाएगा, करंट चेंज होगा तो उसमें से जो प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड है वो भी चेंज होगी, प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो वो चेंज वाला मैग्नेटिक फ्लक्स यहां से पास होगा, यहां पर से जो पास हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी में से, वो भी कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, तो चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स विल इंड्यूस द ईएमएफ। वही था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ ऑफ इंडक्शन। ओके माइकल फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ यही था कि चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स विल इंड्यूस द ईएमएफ। तो ये कॉइल में तो हमने कोई करंट दिया नहीं है, इसमें से तो सिर्फ इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है, तो इसमें करंट इंड्यूस हो गया और ईएमएफ इंड्यूस हो गया, तो करंट और ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो हमने यहाँ पर ले लिया। तो दैट्स इट, इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट दिया था हमने प्राइमरी में और आउटपुट करंट हमें मिल गया सेकेंडरी में,
करंट बोल दो, वोल्टेज बोल दो या सोर्स बोल दो, तो इनपुट दिया और आउटपुट मिल गया। कौन सा दिया था? एसी दिया था और मिला क्या? एसी ही मिला। तो सिर्फ यहाँ पर ट्रांसफर हो गया, यहाँ से दिया था यहाँ पर मिल गया तो ट्रांसफर हो गया। सर इतना इजी है, इतना इजी ही है, लेकिन तुम देखो ध्यान से कि तो फिर स्टेप अप और स्टेप डाउन की बात कहां से आई? तो स्टेप अप और स्टेप डाउन क्यों होता है? सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स क्या है? कम है। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स क्या है? ज्यादा है। तो ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर हुआ? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हुआ। कैसे? अभी डिस्कस करते हैं। देखो तो ये क्या हो रहा है वो तो समझ में आ गया। ओके, अब देखो हम थोड़ा फॉर्मूला के बेस देखते हैं। तो फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर, ये अभी हमने डिस्कस किया, एनर्जी लॉस जीरो होता है। एनर्जी लॉस जीरो होता है तो Pi इज इक्वल्स टू P नॉट, मतलब इनपुट पावर इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर। इनपुट पावर को हम लिखेंगे EP इंटू IP, आउटपुट पावर को लिखेंगे हम ES इंटू IS। देन EP डिवाइड बाई ES इज इक्वल्स टू IS बाई IP। अभी V लिखा था और अभी E लिखा है, दैट्स इट, वही लिखा हुआ है जो अभी लिखा हुआ था। Therefore E is inversely proportional to current I, वो हमें पता है। अब ये जो E है वो कितना है? तो अकॉर्डिंग टू माइकल फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, E is equals to इंड्यूस्ड EMF जो होगा वो क्या होगा? माइनस N d∅dt। यही था हमारा फॉर्मूला, इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला जो स्टार्टिंग से हम यूज करते आ रहे हैं। E is equals to माइनस N d∅dt। इंड्यूस्ड EMF, इंड्यूस कहाँ EMF हुआ है? प्राइमरी में या सेकेंडरी में? सेकेंडरी में EMF इंड्यूस हुआ है। प्राइमरी में तो हमने दिया है, इंड्यूस नहीं हुआ, हमने दिया है। ओके, तो सेकेंडरी में जो EMF इंड्यूस हुआ उसका फॉर्मूला हमें पता ही है। तो प्राइमरी के लिए हमने अगर लिखे ये कि हमने जो दिया तो AC ही था। ओके, तो AC जो वोल्टेज दिया उसके लिए लिखे हम, तो EP इज इक्वल्स टू हो जाएगा वो माइनस NP d∅dt। और सेकेंडरी के लिए जो इंड्यूस हुआ है, ये EP कौन सा है जो हमने दिया हुआ है? वो दिस इज द सोर्स, और ये इंड्यूस्ड है सेकेंडरी में। ओके, सो ES का फॉर्मूला भी ये इसके अकॉर्डिंगली हो जाएगा माइनस NS d∅dt। डन? पक्का? ओके, तो ये दोनों फॉर्मूला का यूज हमने यहाँ पर अभी हम करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले देखो, वो फॉर्मूला यूज करें उससे पहले फाई का फॉर्मूला क्या होता है? B डॉट ए और BA cos थीटा। BA cos थीटा होता है हमारा। नाउ यहाँ पर देखो, जितनी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है इन प्राइमरी कॉइल, उतनी सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आइडियल केस में, आइडियल ट्रांसफॉर्मर के केस में, एक्चुअल में नहीं होती, लेकिन आइडियल ट्रांसफॉर्मर के केस में जितनी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है, सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स। यस, ओके, मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, वो सेकेंडरी में से पास हो रहा है। मतलब जो V है वो तो कांस्टेंट हो गया आइडियल केस में ना। अगेन फिर से बोल रहा हूं, नहीं तो जितना यहाँ होगा उतना यहाँ कैसे होगा? कम ही होगा ना भाई। तो सारे के सारी कैसे जाएगी? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे है, ऐसे, तो यहाँ सारी की सारी तो जाएगी नहीं, जितनी नजदीक होगी उतनी ज्यादा जाएगी। वो सब तो हमने डिस्कस कर दिया, लेकिन आइडियल केस में सारा का सारा उसमें से जा रहा है। अच्छा, और तुम देखो ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है हमारी, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स भले ही अलग अलग हो, लेकिन ये जो ये सब क्लीन कर दो। ओके, तो ये देखो नंबर ऑफ टर्न्स तो अलग अलग है, लेकिन ये जो थिकनेस है, थिकनेस दोनों साइड में वो क्या है? सेम है। मतलब जो एरिया है वो सेम है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी सेम, एरिया भी सेम, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम और एरिया भी सेम। मतलब जो फाई होगा, मतलब d∅dt होगा सेम फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। तो सेकेंडरी कॉइल और प्राइमरी कॉइल के लिए जो d∅dt होगा, d∅dt मतलब चेंज इन दी फ्लक्स। तो यहाँ पर जितना चेंज फ्लक्स में चेंज होगा पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, यहाँ पर भी उतना ही चेंज होगा आइडियल ट्रांसफॉर्मर के केस में। डन? ओके, तो दोनों में सेम ही चेंज होगा d∅dt। ओके, तो फिर यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखे, ये जो हमारा फॉर्मूला था वही। सो ES by EP लिखेंगे। अगर हमने लिखा ES by EP, तो पहले ES का फॉर्मूला लिखो, तो ये रहा ES का फॉर्मूला, जैसे यहाँ लिखते हैं, देखो माइनस NS d∅dt, ये ES का फॉर्मूला लिख लिया। और फिर लिखना है EP का फॉर्मूला, सो माइनस NP d∅dt। ये दोनों फॉर्मूला लिख लिए, दोनों फॉर्मूला लिख लिए। अभी देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, d∅dt दोनों का सेम है तो कट हो गया, तो बचा क्या फिर? NS by NP। तो ES by EP का फॉर्मूला आ गया NS by NP। तो देखो सेकेंडरी का वोल्टेज ऊपर है और सेकेंडरी का टर्न भी ऊपर ही है।
ओके मतलब कि E और N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ईच अदर के। ओके मतलब वोल्टेज ज्यादा तो नंबर ऑफ टर्न्स भी ज्यादा, और वोल्टेज कम तो नंबर ऑफ टर्न्स भी कम। सो दैट्स इट। अभी हमें मिल गया, जैसे कि अगर तुम्हें स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज कर रहे हो तो स्टेप अप में हम कर क्या रहे हैं, ज्यादा का कम कर रहे हैं या कम का ज्यादा कर रहे हैं? कम का ज्यादा कर रहे हैं स्टेप अप में। तो प्राइमरी ज्यादा होगा या सेकेंडरी ज्यादा होगा? सेकेंडरी। कम का ज्यादा कर रहे हो ना तो सेकेंडरी ज्यादा होगा। तो ES विल बी ग्रेटर देन EP कब? स्टेप अप में। डन। स्टेप अप में ES जो वो होगा सेकेंडरी का वोल्टेज वो ज्यादा होगा क्योंकि हमने अप कर दिया है। अगर सेकेंडरी का अप कर दिया है, ES ज्यादा है, तो अभी तुम ही मुझे बताओ कि अभी क्वेश्चन कैसे इनडायरेक्टली पूछेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में किसके नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होते हैं और किसके कम? सेकेंडरी कॉइल के ज्यादा होंगे या प्राइमरी कॉइल के ज्यादा होंगे? स्टेप अप में सेकेंडरी के ज्यादा होंगे क्योंकि हमने बोला कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो ES ज्यादा होगा EP से, और अगर ES ज्यादा होगा EP से दैट मींस NS ज्यादा होगा NP से। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके तो ऐसे पूछेंगे कि भाई अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमने यूज किया तो नंबर ऑफ टर्न्स किसके ज्यादा होंगे, सेकेंडरी के या प्राइमरी के, ऐसे पूछेंगे। ओके तो सबसे पहले तो तुम यही लिखो, स्टेप अप कर रहे हो तो कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, या स्टेप डाउन कर रहे हो तो कौन ज्यादा होगा कौन अप होगा। मतलब वोल्टेज लिखो, वोल्टेज लिख दो तो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होता है नंबर ऑफ टर्न्स। ओके सिंपल। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि स्टेप अप हो तो देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो स्टेप डाउन के लिए भी, स्टेप डाउन हो तो हम क्या कर रहे हैं, सेकेंडरी का और कम कर रहे हैं, तो EP ज्यादा हो जाएगा ES से, मतलब NP ज्यादा होगा NS से। तो अगर अब तुम ये फिगर देख के बताओ ये कौन सा है, स्टेप अप है या स्टेप डाउन है? ये फिगर जो गिवन है वो फिगर स्टेप अप है क्योंकि यहाँ पर देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, तो मतलब सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है मतलब सेकेंडरी का वोल्टेज ज्यादा है, और सेकेंडरी का वोल्टेज ज्यादा है मतलब हमने स्टेप अप किया हुआ है। डन। ओके तो फिगर पे से भी ऐसे पूछ ले या फिर वर्डिंग में पूछे कि ऐसा हो तो क्या करेंगे, ऐसा हो तो क्या करेंगे। सर अगर प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे तो स्टेप डाउन। हाँ यस, प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे तो स्टेप डाउन। ओके तो वैसे ही ड्रॉ करना है। अगर पर्टिकुलरली तुम्हें पूछे कि ड्रॉ द फिगर ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो उसमें तो क्या है, ऐसे रेक्टेंगुलर कॉइल ही बनानी है और लेबलिंग करना। हाँ भाई भले ही तुम्हें भी पता है उसे भी पता है, लेकिन लिखना है कि भाई इसको ये जो प्लेट्स हैं वो प्लेट्स किसकी बनी हुई होती है, सॉफ्ट आयरन की बनी हुई होती है। ओके और उसको बोला जाता है कोर। जो प्लेट्स हमने ये अभी बताई जो एक दूसरे के साथ ऐसे लगी हुई है रेक्टेंगुलर कॉइल, वो बहुत सारी कॉइल लगी हुई है एक साथ। तो देखो ऐसे कितने पेज लग रहे हैं कि इतने सारे पेज, लेकिन ऐसे एक लगा दिया है ऐसे, तो बहुत सारी कॉइल और प्लेट, कॉइल नहीं सॉरी, बहुत सारी प्लेट्स लगी हुई है एक साथ, और वो उसको बोला जाता है कोर। पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाता है कोर, और उसका मटेरियल होता है सॉफ्ट आयरन। कोर ऐसा पूछे एक मार्क में कि कोर किस चीज का बना हुआ होगा, तो कोर बना हुआ होगा सॉफ्ट आयरन से। और क्यों? क्योंकि वो इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है, इसलिए हमने पढ़ा हुआ है डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो ये बहुत ही अच्छा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। कौन? आयरन, सॉफ्ट आयरन। ओके तो बहुत जल्दी से क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी से और अच्छी एफिशिएंसी से मैग्नेटाइज होगा। दैट्स व्हाई हम सॉफ्ट आयरन ही यूज कर रहे हैं। फिर तुम सिंपल वाला कोई भी मटेरियल यूज कर सकते हो, कोई भी मेटल यूज कर सकते हो, लेकिन सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होगी। पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके अकॉर्डिंगली हमें यूज करना है। डन। समझ में आ गया वर्किंग? वर्किंग तो क्या है, यहाँ पर हम अल्टरनेटिंग सोर्स देंगे, सोर्स दिया तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। जितना मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में यहाँ आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हमने करंट चेंज किया, करंट चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो अल्टरनेटिंग सोर्स है, तो वो तो ऑटोमेटिकली चेंज होगा फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली। तो करंट चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स विल इंड्यूस द ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल। कितना, वो भी हमने डिस्कस कर लिया, नंबर ऑफ टर्न्स के अकॉर्डिंगली इतना ही मिलने वाला है हमें। देन लेकिन फिर भी हमने बात किसकी की है,
आइडियल ट्रांसफॉर्मर की बात की है कि भाई यहाँ पर कोई भी एनर्जी लॉस होता नहीं, लेकिन एक्चुअल केस में तो एनर्जी लॉस होता है। तो वो एनर्जी लॉस हमें पता चले कि कितना है, तो उसके लिए एक टर्म यूज की जाती है एफिशिएंसी। कोई भी मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट हो, उसकी एफिशिएंसी, उसका आउटपुट देखना हो, उसको कितना मतलब कैपेबिलिटी है, वो कितना अच्छा है, उसकी क्वालिटी चेक करनी हो, तो हम उसकी एफिशिएंसी डिस्कस करेंगे। जैसे कि भाई हमारे पास गाड़ी है, तो गाड़ी हम क्या चेक करेंगे, वो कितनी माइलेज देती है, ओके, पर लीटर कितना घूमती है, वो बताओ, तो पता चले कितना महंगी पड़ेगी, कितना सस्ती पड़ेगी। तो वैसे एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी इज नथिंग बट आउटपुट बाय इनपुट, बस इतना ही याद रखना। एफिशिएंसी इज नथिंग बट आउटपुट बाय इनपुट, मतलब जितना तुम्हें आउटपुट मिल रहा है उसके लिए तुमने इनपुट कितना दिया, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। ओके, जैसे कि तुम 10 घंटे बैठ के पढ़ रहे हो, ओके, तो 10 घंटे का तुम्हें मिला, सही में तुम 10 घंटे बैठ के पढ़े या 10 घंटे बैठे पढ़े, थोड़ा अलग से ऐसे ओके, तो 10 घंटे पढ़ना, 10 घंटे बैठ के पढ़ना, 10 घंटे बैठना, सब अलग अलग है। ओके, तो पता कैसे चलेगा, तुम ही चेक करो कि हाँ मैंने 10 घंटे से तो बैठ रहा हूँ, पढ़ाई से अलावा मतलब दूसरा कुछ तो किया नहीं मूवी देखी, नहीं गाना सुना, नहीं टीवी, लेकिन फिर भी 10 घंटे तो पढ़ाई नहीं किया, मतलब जो भी 4 5 6 7 जितने भी घंटे हो, लेकिन एग्जैक्टली उतना तो नहीं हुआ, तो उससे तुम्हें एफिशिएंसी पता चलेगी। हाँ यार, थोड़े टाइम आलस आ रहा था तो मैं सो गया था, सो गई थी, या फिर वॉशरूम करने गए तो फिर आधे घंटे बाद रिटर्न आए, ओके, तो आधे घंटे बाद रिटर्न आए मतलब बीच में कुछ खाना चले गए, कोई आया तो भाई बहन से बात करने बैठ गए, ये वो, तो वहां से एफिशिएंसी पता चलेगी। ओके, तो आउटपुट बाय इनपुट और परसेंटेज में निकालना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो पावर आउटपुट तो उसका है सेकेंडरी ES IS, और पावर इनपुट प्राइमरी EP IP मल्टीप्लाइड बाय 100, तो दैट विल गिव यू दी एफिशिएंसी। आइडियल ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 100%, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ये। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी से 70% 80% उतना होना चाहिए। अगर तुम्हारे ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी है 50%, तो उसका मीनिंग क्या हुआ, 50% तुमने दिया है 100 मतलब तुम्हें जितना करना है उसमें से 50%, जैसे कि तुम्हारी एफिशिएंसी इनपुट आउटपुट के केस में ही समझो, तुमने इनपुट जूल के केस में, एनर्जी के केस में बता रहा हूं, सपोज तुमने दिया 100 जूल और वो मशीन की एफिशिएंसी है 50%, तो तुम्हें आउटपुट में क्या मिलेगा, सिर्फ 50 जूल ही मिलेगा। भले ही तुमने दिया 100 जूल, आउटपुट में मिलेगा सिर्फ और 50 जूल ही, क्यों, क्योंकि एफिशिएंसी उसकी कितनी है 50%। लेकिन तुम्हारी एफिशिएंसी सपोज नहीं, मतलब एकदम अच्छी है, होनी कितनी चाहिए, 80 से अप ही होनी चाहिए, 80-90% एफिशिएंसी होनी चाहिए। तुमने यहाँ पर दिया 100 जूल, तो तुम्हें मिलेगा 80 जूल 90 जूल, तो वो अच्छी बात है। सर 100 थोड़ी है, 100 तो मिलने वाला भी नहीं है, 100 तो वैसे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम जिसको मतलब क्या बोलेंगे, नेचर में जो है, ओके, जैसे अभी हम पढ़ेंगे लॉसेस, तो हिस्टेरेसिस, जैसे फ्रिक्शन, तो भाई 100% फ्रिक्शन लेस सरफेस तो हम बना ही नहीं सकते। 100% फ्रिक्शन कम कर सकते हैं, लेकिन 100% थोड़ा भी फ्रिक्शन लगे ही ना, वो तो हम बना ही नहीं सकते, क्योंकि कुछ भी कर लो रहेगा तो वो यहाँ पर ही, और वो रहेगा तो एयर में, तो एयर का तो फ्रिक्शन होता है, रहेगा तो एयर में ही, एटमॉस्फेयर में ही रहेगा, नहीं तो वैक्यूम क्रिएट करो, फिर वैक्यूम क्रिएट करो तो शायद हो सकता है कि वहां पर एयर भी ना हो, नहीं तो एयर तो हर जगह होगी, और अगर एयर होगी तो एयर का भी फ्रिक्शन होता है, क्योंकि एयर भी पार्टिकल से बनी हुई होती है, ओके, तो फ्रिक्शन तो होगा ही, तो उसको हम निकाल ही नहीं सकते। तो वैसे 100% एनर्जी हमें मिलने वाली नहीं है, ओके, मतलब कि ट्राई करना चाहिए 80-90% एफिशिएंसी। डन, बढ़े आगे। तो ये था हमारा ट्रांसफार्मर, उसका प्रिंसिपल, उसका वर्किंग कैसे हो रहा है। वर्किंग तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर वर्क कर रहा है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस फिनोमेनन हमें पता ही है, ओके, बस ये फॉर्मूला हमने देखा और पता चला हमें कि स्टेप अप हो तो कैसे प्राइमरी कॉइल की और सेकेंडरी कॉइल की टर्न्स कैसे रखनी है, ज्यादा कम, वो डन, ओके। तो ये हमने प्रिंसिपल समझा, वर्किंग समझा, फॉर्मूलाज देखे एंड लास्ट में एफिशिएंसी भी डिस्कस, ओके, समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है, पक्का ना।